मोमेंटम के बारे में बात किया हूँ, ठीक है। अगर आपको मोमेंटम क्लियरली समझ में आ गया है तो हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो होता है वो हमको फोर्स का फॉर्मूला देता है, ठीक है। तो यहाँ से हम फोर्स का फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए पढ़ाई अड्डा, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं हम। सेकेंड हेडिंग डालिए न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको इसके सेटिंग में लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक डिफिनीशन लिख लेते हैं जो क्या ये बोल रहा है, ठीक है भाई। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली proportional to the applied force, ठीक है। और होता है इन विच द सेम डायरेक्शन, बट इतना सफिशिएंट है आपके लिए। तो क्या बोल रहा है कि कोई रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स का, ठीक है। तो हम चला देखिए क्या ये डिफिनेशन बोल रहा है। बोल रहा है कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। रेट का मतलब होता है टाइम, ठीक है। फिजिक्स में रेट का मतलब होता है टाइम, ऐसा नहीं कि 50 रुपये 60 रुपये किलो होता है। रेट का मतलब टाइम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टाइम को बोला जाता है रेट फिजिक्स में। तो यहाँ जो ये सिंबल देख रहे हैं ये रेट ऑफ चेंज बता रहा है, ठीक है। इसका मतलब होता है, सॉरी, रेट ऑफ चेंज मतलब कि चेंज बता रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस डिफिनेशन का मतलब क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है। ये बोल रहा है चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है कि मोमेंटम ऑफ फाइनल पी एफ माइनस पी मोमेंटम ऑफ इनिशियल, ठीक है जी। मोमेंटम ऑफ फाइनल पी एफ और मोमेंटम ऑफ इनिशियल। मान लीजिए कोई बॉडी m मास का है, जिनका m मास है, अगर u वेलोसिटी से वो चल रहा है, ठीक है। और इस पर कुछ फोर्स आपने अप्लाई किया और एक्सटर्नल फोर्स, जब इसका मास तो सेम ही रहेगा बट वेलोसिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी में डिफरेंस आ जाएगा। पहले ये u वेलोसिटी से चल रहा था, अब ये v वेलोसिटी से चल रहा था। इसका मोमेंटम अगर देखा जाए तो p इनिशियल है, ये p इनिशियल है, इनिशियल मोमेंटम तो क्या हो जाएगा mu, है ना। और ये फाइनल मोमेंटम है फोर्स अप्लाई करने के बाद, ठीक है। मास दोनों का कांस्टेंट है, सेम ही है, ठीक है। मास क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, तो पी एफ क्या हो जाएगा अपने पास एम भी, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। मोमेंटम इसका एम भी हो गया और इसका एम यू हो गया, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा अपने पास एम भी माइनस का एम यू, ठीक है भाई। तो फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम का, मतलब कि पी एफ माइनस का पी आई का अपॉन का कितना टी, ठीक है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पी एफ कितना हो जाएगा एम भी माइनस का एम यू अपॉन का टी, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एम कॉमन लेंगे तो क्या भी माइनस का यू आ जाएगा, ठीक है। एम दोनों में है, कॉमन ले लिए तो भी बचा, यहाँ यू बचा तो भी माइनस यू अपॉन का टी। आपने जब रेस्ट एंड मोशन चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे एक्सेलेरेशन बराबर क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। या द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलेरेशन, ठीक है भाई। तो एक्सेलेरेशन बराबर क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी भी माइनस यू अपॉन का टी, ठीक है। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एम, भी माइनस यू की जगह क्या रखेंगे ए, ठीक है। भी माइनस यू अपॉन टी की जगह ए रखती है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं ना, तो के का मान क्या है यहाँ 1 रखते हैं यूनिट में, क्योंकि यहाँ हम m इजकल टू 1 kg ऑफ मास ले रहे हैं और एक्सेलरेशन जो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो के का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, के का मान 1 हो गया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एम ए, ठीक है। जहाँ पे फोर्स इजिकल टू एक फॉर्मूला निकल के आया कि मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है जी। और यही फोर्स निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है।
तो जहाँ पे मास का यूनिट जो होता है किलोग्राम और एक्सेलरेशन जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और इसी को बोलते हैं 1 न्यूटन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट में 1 किलो का ग्राम का कोई ऑब्जेक्ट है, उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ रहा है, तो इसका मतलब आपने उस ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड किया है। ठीक है, या 1 न्यूटन इजिकल टू 1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हो। तो चलिए, और फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये अपने को पता ही होना चाहिए। तो आई होप इतनी सारे पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गया हो। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने वाले हैं कि आप अगर कोई क्या होते हैं, कोई खिलाड़ी है कैच पकड़ते हैं, तो उस टाइम देखे होंगे आप वो हाथ को पीछे की तरफ करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, चेंज इन मोमेंटम का, बट फोर्स जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। ठीक है, टाइम का क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर मोमेंटम बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, मोमेंटम घटेगा तो फोर्स घटेगा। ठीक है जी, लेकिन इन्वर्सली का मतलब होता है टाइम अगर बढ़ता है तो फोर्स घटता है, और फोर्स बढ़ेगा टाइम घटेगा। ठीक है, तो यहीं पे आप देखे होंगे वो क्या करता है, पीछे की तरफ इसलिए लेता है क्योंकि ये मोमेंटम को जो होता है इस बॉल की जो है उसको टाइम देता है, थोड़ा टाइम को क्या करता है, इनक्रीज करता है। और टाइम अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स डिक्रीज होगा, तो हाथ में कम से कम चोट आएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गया। चलिए, क्योंकि हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आपको तो बस रिवीजन करवा रहे हैं 15 से 20 मिनट में, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गया होगा। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है भाई, चलिए, उससे पहले हम एक वर्ड के बाद बोले थे आप लोगों को, प्रॉमिस किया कि इम्पल्स बताएंगे। ठीक है जी, तो इम्पल्स हम यहाँ बता देते हैं। चलिए कहीं ले लेते हैं, इधर ही भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इम्पल्स क्या होता है ज़रा देखो भाई, फोर्स इज वेरी वेरी लार्ज। ठीक है, लार्ज, और टाइम इज वेरी लेस। ठीक है, तो अगर कम समय में अधिक से अधिक फोर्स अप्लाई हो किसी ऑब्जेक्ट पे, बहुत ही कम से कम माइनर टाइम में, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स जब अप्लाई होता है तो उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इम्पल्स इजिकल टू क्या हो जाता है, इम्पल्स बराबर आप बोल सकते हो कि फोर्स इनटू टाइम। ठीक है जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स विथ वेरी लेस टाइम, तो उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे आई द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई इजिकल टू एफ इंटू टी हो जाएगा, और एफ बराबर क्या हो जाता है आपको, न्यूटन और टाइम का सेकेंड। ठीक है, तो ये इसका ऐसा यूनिट भी आ गया। तो इतना सफिशिएंट है, आप 9th क्लास में हो तो। ठीक है जी, अब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को आइए जरा देखिए, इसको डिफाइन करते हैं। ये क्या बोलता है, देखो भाई, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन सिंपली है कि अगर किसी बॉडी पे एक्शन हो रहा है तो उस पर क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा। ठीक है जी, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है भाई, मतलब जितना आप एक्शन करेंगे इक्वली आपको रिएक्शन भी मिलेगा। कहना क्या चाह रहा है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कि अगर कोई बॉडी ए है, ठीक है भाई, ए है, दूसरा बॉडी क्या है, बी है, अगर आपने इस पर कौन सा फोर्स, एक्शन फोर्स किया है, ठीक है, एक्शन किया है, तो बी के द्वारा आप पे क्या होगा, रिएक्शन होगा। ठीक है, ये एक्शन फोर्स है, आपने अप्लाई किया, तो बी के द्वारा क्या होगा, रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, कहना यह है कि अगर मैं 50 न्यूटन का फोर्स मान लो इस पर आता है मुक्का जैसे बोलते हैं ना अपने देसी भाषा में, इस बोर्ड पे मारता हूँ, तो ये बोर्ड के द्वारा भी हमारे हैंड पे 50 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जाएगा। ठीक है जी, अगर किसी दीवार पे आप जोर से फाइट खींचते हो तो आपको चोट लगता है, क्यों लगता है, क्योंकि आप जैसे ही दीवार पे फाइट मारते हो, ठीक है, तो दीवार भी आपको क्या करता है, फाइट नहीं मारता है, दीवार के द्वारा भी फोर्स एक्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि उस पर जब भी एक्ट करोगे तो वो एक्शन फोर्स होगा, और दीवार के द्वारा आपके हैंड पे क्या होगा, रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा। ठीक है जी, तो एवरी एक्शन, अब ये मैग्नीट्यूड जो होगा इक्वल होगा। आपने 50 न्यूटन का फोर्स अपने दीवार पे मारा है, तो दीवार के द्वारा भी आपके हैंड पे कितना 50 न्यूटन का ही फोर्स एक्ट होगा। ठीक है भाई, तो इसीलिए बोलते हैं कि फोर्स जो होगा वो क्या होगा, इक्वली मैग्नीट्यूड है, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है,
इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स एक्ट होगा, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। दूसरा क्या होता है कि आप न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में डिफरेंट बॉडीज की रिक्वायर्ड होता है। ऐसा नहीं कि सेम ही बॉडी में एक्शन भी फोर्स हो रहा है और रिएक्शन भी फोर्स हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बॉडी दोनों डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरा हैंड है, इधर वॉल है, ठीक है, तब जाके एक्शन और रिएक्शन होगा। ऐसा नहीं कि मेरे हैंड में ही हैंड को हैंड से मिलाएंगे तब जाके फिर होगा, लेकिन ये जो है दो बॉडी कंपलसरी होना है, ठीक है, दो बॉडी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंट बॉडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफरेंट बॉडी होना चाहिए, ठीक है। सेम बॉडी पे ये अप्लीकेबल नहीं होता है, डिफरेंट बॉडी, ठीक है भाई। चलिए, ये चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जब कभी भी जैसे हमने एक्शन किया तो रिएक्शन फोर्स जो होगा ऑलवेज इन अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, ठीक है, हमेशा सेम डायरेक्शन में ही नहीं होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स जो होगा दोनों क्या होगा, ऑलवेज इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आपका क्या हो गया, अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है भाई। चलिए, तो ये 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन